हेलो डियर ऑल, मैं चंद्रभान प्रसाद वंस अगेन और दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। हमारा एल्डरली दलितों के साथ इंटरव्यू की सीरीज जारी रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं कि हमें कुछ नया एपिसोड बनाना पड़ रहा है। मसलन अभी वक्फ बोर्ड की लड़ाई का एक मुद्दा है। हालांकि कानून पार्लियामेंट में पास हो गया है, लेकिन सरकार ने ऐसा कहा जाता है कि अपने मनमाने ढंग से कानून बना लिया है। हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, और आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी महत्व है कि एक दलित संगठन बोल रहा है इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमने एक और पोस्ट को देखा है जहाँ पर लिखा गया है कि मुस्लिम भाइयों के साथ दलित, पिछड़ा और तमाम लोग इस संघर्ष में शामिल होंगे। जाहिर है, जहाँ भी न्याय की बात होती है, जहाँ अन्याय होता है, वहाँ जिसके साथ अन्याय होता है उनके साथ खड़ा होना अच्छी बात है, यह आदर्श स्थिति होगी। पर इसकी जिम्मेदारी क्या दलितों ने ही ले रखा है? मैंने कई लोगों से ये पूछा है कि 2 अप्रैल 1918 को जो भारत बंद हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में दलित नौजवान जो है वेस्टर्न यूपी से, मध्य प्रदेश में ग्वालियर रीजन से, आगरा से और भी जगह जगह से जेल में गए थे। उन पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ को गोली भी मारी गई। तो क्या कोई भी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति अरेस्ट हुआ था इन आंदोलनों में? अगर नहीं, तो फिर दलित लोगों के पास इतना फालतू टाइम कहाँ है, कहाँ से आता है कि जो दलित नेता, जिनका एक हमने नाम दिया है मनमौजी किस्म के होते हैं, वह अपनी आत्मा, अपने मन को शांति करने के लिए कोई न कोई एक नया स्लोगन दे देते हैं, और दलित समाज में उस स्लोगन के प्रति अपील बढ़ती है, क्योंकि कहीं न कहीं दलित समाज को एक भड़काया भी जाता है और दलित समाज को एक उम्मीद बनती है कि इस स्लोगन से हमारा कल्याण होगा। तो ये जो है एक लंबे बहस की बात है, पर कोई तो हमें बता दे कि 2 अप्रैल के दलितों के आंदोलन में कोई गैर दलित जेल में गया था कि नहीं। यदि नहीं तो बहुत सारे स्लोगन्स किस लिए बने थे? अभी जेएनयू में जो 2 स्लोगन चल रहे थे, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब हैं DS4, जो 44-45 साल पुराना नारा है। फिर जो है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये भी बहुत पुराना स्लोगन है। और फिर ब्राह्मण यूरेशिया से आए थे, इनको वहाँ भगाना है। जो हमारे उम्र के होंगे उन्हें याद होगा, एक स्लोगन पूरे नॉर्थ इंडिया के सड़क माइलस्टोन्स पर लिखा गया था, वॉल पेंटिंग हुई थी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो इस मंडल से दलित का क्या संबंध है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दलित और आदिवासियों को तो उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण और पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल ही रहा था। तो यह स्लोगन किसके लिए था अगर ओबीसी के लिए नहीं था? तो इस तरह के तमाम स्लोगन आए, और उन स्लोगन्स का जो रिजल्ट है, रिजल्ट यह है कि जितना आइसोलेटेड दलित समाज आज है, मेरी यादाश्त में
इतना आइसोलेटेड कभी नहीं रहा है। दलित समाज अनटचेबल्स हैं, व्यवस्था के बाहर के हैं, और इनका संघर्ष मेन स्ट्रीम सोसाइटी से होता रहा है। इसके एग्जाम्पल्स मनुस्मृति में है, इसके एग्जाम्पल्स महाभारत में है, इसके एग्जाम्पल रामायण में है, इसके एग्जाम्पल भगवत गीता में है कि दलित जो है, इनके जो पूर्वज हैं असुर, राक्षस, चांडाल, यह हिंदू जातिवादी व्यवस्था से टक्कर तो हजारों साल से ले रहे हैं। पर अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों के बाद भारत का संविधान आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए, तो कुछ इंटीग्रेशन शुरू हुआ। दलित भी कलेक्टर बनना शुरू हो गया, दलित भी लेखपाल बनना शुरू हो गया, दलित भी थाने का थानेदार बनना शुरू हो गया, इंजीनियर्स बनने शुरू हो गए, साइंटिस्ट्स बनने शुरू हो गए, एक दलित मिडिल क्लास खड़ा हो गया। तो जो जितने मेजर स्लोगन्स लागू जो हमारे समाज में 40-45 साल से आए, इसका अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो इन स्लोगन्स ने जो दलितों का मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेशन हो रहा था उस पर ब्रेक लगाया। और ख़ास तौर से मंडल के बाद तो सारी की सारी दलित एनर्जी ओबीसी समाज की रक्षा में लग गई। तो क्या कभी ओबीसी समाज दलित समाज के रक्षा में आगे आया क्या? हाँ, कुछ इंटेलेक्चुअल्स कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में, पब्लिक मीटिंग्स में आ जाते हैं। तो अगर आप अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल्स को भी बुलाएं तो वो भी आ जाएंगे, पर क्या उनका समाज आता है उनके साथ? हमने बामसेप की जर्नी देखी है, हमने बीएसपी की जर्नी देखी है। मंच पर हर जाति के नेता तथा कथित बहुजन समाज के नेता इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जो ऑडियंस होता है वह दलित ही होता है। नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर वो चमार समाज से लोग होते हैं। तो फिर दलित सबके लिए अपनी एनर्जी क्यों खर्च कर रहा है? तो जो मेरी अपनी एनालिसिस है कि दलितों में एक ऐसा इंटेलेक्चुअल तबका है, ऐसा एक्टिविस्ट का तबका है जो मनमौजी किस्म का है, जिसने कभी 1 रुपया नहीं पैदा किया, जो लोगों के चंदे पर जीवित है। वह बड़े बड़े स्लोगन्स देता है और अपने समाज में ही रहता है। यह इस तरह के स्लोगन्स देने के बाद वह ग्रामीण भारत में क्षत्रिय मोहल्लों में, ब्राह्मण मोहल्लों में, भूमिहार मोहल्लों में कभी नहीं जाता है। हाँ, शहरों में वो कहता है तो शहरों में बनिया लोग हैं जो वायलेंस के लिए नहीं जाने जाते हैं। पर दलित समाज तो हर गांव में रहता है, जहाँ क्षत्रिय हैं या जिनको ठाकुर कहते हैं, जहाँ ब्राह्मण हैं। दलित तो हर गांव में रहता है। दलित समाज को तो सारे लोगों का जो भी हम स्लोगन शहरों में देते हैं उसका रिपरकशन तो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो गांव में भी होते हैं। तो दलित समाज के, मान लीजिए कि यह सिद्ध कर दिया जाए कि सारे क्षत्रिय गद्दार थे, मान लीजिए क्षत्रियों की वजह से मुगल शासन भारत में आया और अंग्रेज शासन भारत में आया, यह सिद्ध कर देने से दलितों का क्या लाभ हुआ, आम दलित जनता का क्या लाभ हुआ? अगर यह सिद्ध कर दिया जाए कि ब्राह्मण विदेश से आए थे और उन्हें विदेश वापस कर देना है, तो इससे आम दलित का क्या फायदा हुआ? तो अब यह एक कठिन दौर है जिसमें दलित समाज प्रवेश कर चुका है। दलित मिडिल क्लास पर हमले जारी हैं। हिंदू राष्ट्रवादी शक्तियां दलित मिडिल क्लास को अपना निशाना बना चुकी हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो दलितों में लोग बौद्धिक इंटेलेक्चुअल रूप से अलर्ट हैं, सोशल रूप से अलर्ट हैं, सबकी जान दलित मिडिल क्लास के जेब में बसती है। यानी दलित मिडिल क्लास के पॉकेट से ही पॉलिटिकल स्लोगन्स पैदा होते हैं। और इसको आप बुरा मत मानिएगा, आप
तर्क करिए, आप विचार सुनने की क्षमता रखिए। मैं तो यह भी कहता हूँ, मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध विहार भी दलित मिडिल क्लास के पॉकेट से पैदा होते हैं। तो यदि दलित मिडिल क्लास ही नहीं रहेगा तो 10 साल बाद, 15 साल बाद दलित समाज का, दलित रेसिस्टेंस का, दलित नारा देने वालों का क्या होगा जब दलितों को चंदा देने वाला ही नहीं बचेगा। तो इसलिए मेरी दलित समाज से ये अपील है कि आंख कान खोल कर रखिए, किसी के भक्त मत बनिए, और आप यह देखिए कि आपका जो हित कहाँ है। आपका हित है फ्रीशिप प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज तक, स्कॉलरशिप प्राइमरी से लेकर के इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, और सरकारी पब्लिक सेक्टर में नौकरियों में आरक्षण। आपका यही 3 अधिकार हैं। इससे अलग होकर यदि कोई दलित कितना भी मजबूती के साथ नारा दे रहा है तो समझिए वह मनमौजी दलित है। वह अपने जीवन में एक अलग किस्म का आनंद प्राप्त करना चाहता है, जो दूसरों के खिलाफ आपके मन में गुस्सा पैदा करके उसके मन में गुदगुदी होती है। इसलिए आप वक्फ बोर्ड की लड़ाई जिनको लड़नी है वो लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। ओबीसी समाज अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, और आपको अपर कास्ट के खिलाफ भड़काने वाले लोग भी हैं। ऐसा हो सकता है कि जिन अहीरों ने क्षत्रियों की ज़मीनें, ठाकुरों की ज़मीनें खरीद ली हैं, उनका नेक्स्ट मुकाबला ठाकुरों से होने वाला है। तो इसके लिए दलितों को चारे के रूप में कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। जिन महोदय ने ये जो ठाकुरों के, क्षत्रियों के बारे में पार्लियामेंट में बात की थी और उसका बड़ा असर रहा, नेगेटिव असर रहा, क्या स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, नौकरी के बारे में भी उनको, उनके द्वारा किसी भी तरह का बयान देने का कोई उनका इतिहास रहा है क्या? इसलिए दलित नोट पावर आपको वार्न कर रहा है, आपको सजग कर रहा है कि दलितों के बुरे दिन चल रहे हैं। इस दौर में मनमौजी दलितों की बात पर आप ध्यान मत दीजिए, उनसे सतर्क रहिए। ये आपके खिलाफ माहौल पैदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और दिए हुए अकाउंट नंबर पर कंट्रीब्यूट करिए। जय भीम, जय भारत।